Good afternoon, ladies and gentlemen. मेरा नाम डॉक्टर अक्षय है और मैं बी ब्राउन मेडिकल अफेयर्स को हेड करता हूँ और आप सबको वेलकम करता हूँ इस एस्कुलैप एकेडमी साइंटिफिक डायलॉग प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ हम बात करने वाले हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या मिथ्स और फैक्ट्स हैं और ये जो जोड़ों के दर्द के लिए आगे जाके जो हमें जो सर्जरी करनी पड़ती है, जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसको बोलते हैं, तो उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ एक स्पेशलिस्ट स्पीकर हैं जो हमें इसके बारे में कुछ समझ देंगे। तो आप सबका वेलकम करता हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है चन्ना ही जिंदगी, और कुछ स्लाइड प्रेजेंटेशन है आपके लिए, तो आगे प्रेजेंट कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का? तो आर्थराइटिस एक बहुत कॉमन टर्म है जो कम्युनिटी में यूज की जाती है। लोगों को पता नहीं है ठीक तरीके से कि कौन कौन से टाइप्स के आर्थराइटिस एग्जिस्टिंग हैं। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है। उनके ट्रीटमेंट जो है वो भी अलग अलग हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है खास तौर पे जो जोड़ों के लिए, उसमें जो गद्दी होती है जिसको हम कुशन बोलते हैं दो बोन्स के बीच में, वहाँ वो घिस जाती है और उसके कॉन्सिक्वेंस मतलब उसके अनुरूप एक जगह बन जाती है कि जहाँ बोन एक दूसरे के साथ रब करते हैं। तो तब जाके ये जो पेन है जोड़ों का वो स्टार्ट होता है, स्वेलिंग होती है, फिर धीरे धीरे ये डिजीज जो है वो बढ़ता है और उसके कई ऑप्शंस हैं, कई मैनेजमेंट ऑप्शंस हैं जो डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं। उनमें से एक ऑप्शन ये है कि सर्जरी की जाए। कब की जाए, कैसे की जाए, कौन सी की जाए, उसकी समझ जो है लोगों को लाने के लिए हमने ये पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम जो है एक सीरीज हम चला रहे हैं। हमने बॉम्बे में सीरीज की है और अभी हम दिल्ली में कर रहे हैं कि जिसके लिए सबको इसका नॉलेज आ सके और पेशेंट जो है वो अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन मतलब एक अपनी चॉइस जो है उसको समझ में हो और उसको वो आगे बढ़कर उसको एक्सेप्ट करे। तो जैसे मैंने बताया कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में भी। बहुत सारे फैक्टर्स हैं होने के। ग्लोबली मतलब वर्ल्ड वाइड भी इसके बहुत सारे पेशेंट्स हैं। जैसे मैंने बताया कि कार्टिलेज जो कुशन है जो वो घिस जाता है। तो इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे जो मिथ्स सोसाइटी के अंदर, कम्युनिटी के अंदर प्रेवलेंट है कि सर्जरी नहीं करनी चाहिए, नुकसान करती है, या फिर ये मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, वो स्टेरॉइड दवाई नहीं लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कब लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसका सही आंसर क्या है, तो उसके लिए एक स्पीकर हमने डिसाइड किया है और वो स्पीकर यहाँ आके जो एक्सपर्ट हैं वो आके हमें उसकी समझ देंगे। तो बी ब्राउन जो कंपनी है उसमें एस्कुलैप एकेडमी एक टीचिंग आर्म है जो ऐसे स्पीकर जो बड़े नामचीन स्पीकर्स जो होते हैं उनको हम बुलाते हैं, उनके साथ हम डिस्कशन करते हैं। पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच है, पेशेंट के नजरिए से देखते हैं कि इसको कैसे समझा जाए। पूरा प्रोग्राम जो पूरा वेबिनार होगा वो हिंदी में ही होगा कि जिसके कारण सारे पेशेंट समझ सके कि हम क्या बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि 5वें नंबर पर है। अगर क्रॉनिक डिजीज की बात की जाए तो इंडिया में बहुत सारे डिजीजेस हैं, उसमें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो 5वें नंबर पर है। टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो 4 to 6% पॉपुलेशन जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस से अफेक्टेड है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो 100 मिलियन मतलब तकरीबन 1 से 10 करोड़ के लोग के बीच में भी इसकी पॉपुलेशन है, इसमें जॉइंट्स जो है अफेक्टेड हैं। ग्लोबली ये 4th नंबर पर है। और देखा जाए तो सिवियरिटी ऑफ ये जोड़ों के पेन जिसको हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, तो उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जरूरी नहीं है कि कल आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस हो, एक्सरे किया है, डॉक्टर बताएं कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी के अंदर, जोड़ों के अंदर, तो आपको तुरंत ही उसके लिए सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसी ये मिथ है। उसके टाइप्स होते हैं माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर।
तो कहाँ सर्जरी ज़रूरी है, कहाँ दवाइयाँ ज़रूरी है, उसकी समझ जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। तो आगे आगे स्लाइड्स देखते हैं। हमारे जैसे मैंने कहा कि नामचीन स्पीकर दिल्ली में है डॉक्टर सुभाष जहांगीर, MS ऑर्थोपेडिक सर्जन है, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव में काम करते हैं और काफ़ी समझ रखते हैं। बहुत सारी सर्जरीज उन्होंने की है और बहुत सारे क्वेश्चंस, पेशेंट सेंट्रिक क्वेश्चंस उनको किए जाते हैं। तो ये वैसे हम डॉक्टर्स का एक्सेस बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पे ऑर्थोपेडिक सर्जन का एक्सेस जो होता है बहुत मुश्किल होता है। तो पेशेंट अवेयरनेस के प्रोग्राम के थ्रू हम ये समझ जो है लोगों को दे रहे हैं कि जिसके कारण उनको अच्छे से अच्छी समझ आए। एजेंडा यही रहेगा कि डॉक्टर जहांगीर जो है वो थोड़ी समझ देंगे अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू और उसके बाद हम 20-25 मिनट जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा। आपके क्वेश्चंस हम लेंगे और कुछ क्वेश्चन जो पेशेंट सेंट्रिक क्वेश्चंस हैं हम उसका डिस्कशन करेंगे। जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन डॉक्टर जहांगीर को पूछे गए हैं उसके बारे में पूछेंगे और उसकी समझ लेंगे। आपको बताना बहुत जरूरी है कि आप सबके माइक्स जो हैं वो म्यूट पे रखे गए हैं, आपके वीडियोस जो हैं वो भी म्यूट पे हैं। इस पे सिर्फ डॉक्टर जहांगीर और मैं हम दोनों बात करेंगे। आपके कोई भी जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स के अंदर आप उसको टाइप कर सकते हैं, वो हमें दिखेंगे यहाँ, तो फिर हम उसके आंसर देने का ट्राई करेंगे। अगर तो कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है तो हम मेक श्योर करेंगे कि आपको आपने जिस रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस आपने डाला हुआ है उस रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस के ऊपर हम आपको आंसर आपको इस प्रोग्राम के बाद दे दें। एक बात बताना बहुत जरूरी है कि ये सारे जो क्वेश्चन आप डालेंगे उसमें एनोनिमिटी रहेगी। इसका मतलब यह है कि किसी का नाम नहीं बोला जाएगा, सीधा जो क्वेश्चन है वो ही किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन रख सकते हैं, डॉक्टर जहांगीर जो है उसका आंसर करेंगे। डिस्क्लेमर ये है कि बी ब्राउन जो कंपनी है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पेशेंट अवेयरनेस प्लेटफॉर्म साइंटिफिक डायलॉग जो प्रोग्राम है हमारा, उसके ऊपर जो भी डिस्कशन हो रहा है वो डॉक्टर जहांगीर के पर्सनल ओपिनियंस हैं, उनके पर्सनल बिलीफ सिस्टम्स हैं। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि उससे हमारा कंपनी का या फिर एस्किल अकेडमी का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं है। ये प्रोग्राम जो है वो कम्प्लीटली नॉन प्रमोशनल प्रोग्राम है और पेशेंट सेंट्रिक, पेशेंट की समझ बढ़ाने के लिए प्रोग्राम है। तो चलना ही जिंदगी है, मिथ्स एंड फैक्ट्स जानते हैं। डॉक्टर जहांगीर को हम बुलाते हैं स्टेज के ऊपर और डॉक्टर जहांगीर जो है वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। देखते हैं जाओ डॉक्टर डॉक्टर जहांगीर। हाँ, कैसे हो आप? हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच। आप ओके, आप अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर जहांगीर। ओके, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? या डॉक्टर जहांगीर, हम आपको बिल्कुल सुन सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम करना चाहेंगे। सो हमें लैंग्वेज जो है वो सबसे पहले तो इस सिचुएशन में जब इतना बड़ा पैंडेमिक वर्ल्ड में है, तो मैं सभी लोगों का वेलकम करना चाहूंगा कि वो उन लोगों ने टाइम निकाला। और जैसे कि हेल्थ के ऊपर अब सभी का फोकस बहुत बढ़ गया है, तो हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर ही सिर्फ, और किस तरह से आप अपने आप को जो है फिट रखें ताकि वो आपके लिए बेटर रहे। इन मोड पर ही है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। काफी लोगों ने अपना सैटरडे को टाइम निकाला इस टाइम पे। तो ये हॉस्पिटल जहाँ पे मैं काम करता हूँ, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल व्हिच आई कम अक्रॉस in private sector after completing my MS from the AIIMS, because we have almost everything available in the world. And आप सबको पता होगा कि जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो हम सभी जो है टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में सब चीजें अब अवेलेबल होने लग गई हैं। सो आज हम बात करेंगे कि जॉइंट हेल्थ जो है क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और पूरी उम्र भर जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जवानी में जरूरत है, बुढ़ापे में जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से कि जरूरत जो है जैसे से एज बढ़ती है ज्यादा हो जाती है, क्योंकि आपका जो जॉइंट है वो आपको एक शक्ल देता है। आप उसकी वजह से चल फिर पाते हो, घूम फिर पाते हो, आपको स्टेबल खड़ा करने में हेल्प करता है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके कि बच्चे बाहर रहते हैं, बच्चे यहाँ नहीं रह पाते, जॉब उनकी ऐसी है कि वो यहाँ रह नहीं सकते। सो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है एक वो बहुत बड़ा इश्यू बन गया है, क्योंकि बहुत सारे काम को खुद ही करने पड़ते हैं, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो। सो इन सब चीजों की वजह से जो है लोग बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं कि किस तरह से हमको अपने जॉइंट को हेल्दी रखना है।
सो एक बेसिक चीज बता दूं कि जॉइंट जो है हमारा 3 डिफरेंट उससे बना होता है। 3 डिफरेंट बोन है, ये हमारी थाई की बोन है, ये हमारी लेग की बोन है, और ये जो आगे आप जिसको आम भाषा में जो है नी कैप बोलते हैं, हम उसको पटेला बोलते हैं। ऐसे 3 बोन जो जुड़ के ये जॉइंट बनता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं, ये जैसे नॉर्मल स्ट्रेट लेग हैं, किसी के पैर जो है बो लेग बन जाते हैं, किसी के नॉक नी हो जाते हैं। सो जैसे जैसे जॉइंट खराब होता है या तो अंदर की तरफ से या बाहर की तरफ से, वैसे वैसे जो है इसमें डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। अब सबसे ज्यादा कॉमन कॉज क्या है घुटने में दर्द का, कि जिस तरह से घुटना उम्र के साथ खराब होता है, जैसे आपके बाल सफेद हो जाते हैं, हार्ट वीक हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं, वैसे ही जॉइंट भी जो है, आप देखोगे इसमें जो सफेद रंग की जो कार्टिलेज दिख रही है आपको, ये कहीं कहीं पे डैमेज हो गई है। सो बड़े से बड़ा जो बनाया है बेरिंग भगवान ने, वो भी टाइम के साथ घिस जाता है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बचपन में चोट लगी है, मिडिल एज में चोट लगी जिसकी वजह से कार्टिलेज डैमेज हो गई है, या फिर जो है आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, आपके एबनॉर्मल मूवमेंट्स हैं, आपकी डाइट में प्रॉब्लम्स हैं, नॉर्मल आप कैल्शियम विटामिन डी का सेवन नहीं करते हैं, तो इन चीजों से जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, कार्टिलेज जल्दी खराब हो जाती है। दूसरा जो बड़ा कारण इंडिया में हमको देखने मिलता है वो होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको आम भाषा में गठिया बाएं बोलते हैं। इसमें सारे जॉइंट अफेक्ट होते हैं, हाथ के भी, पैर के भी, शोल्डर, एल्बो, सब। तो इनमें कार्टिलेज बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो वो पेशेंट होते हैं जिनको कि बहुत जल्दी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, और जब तक उनका रिप्लेसमेंट नहीं होता उनको रेगुलर मेडिसिन लेनी चाहिए, ताकि वो अपने आप को इसके साइड इफेक्ट से बचा सके। इसके अलावा जो एक और कॉमन कॉज देखने को मिलता है वो होता है पुरानी चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ, हड्डी जुड़ गई, लेकिन उस टाइम पे जो कार्टिलेज थी जॉइंट की उसमें भी डैमेज हो गया। सो शरीर में कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जिसमें कि कार्टिलेज हो गया, लिगामेंट हो गया, नर्व हो गई, ये नेचुरली रीजनरेट नहीं हो पाते। जब नहीं हो पाते तो फिर उसकी जगह पे एक स्कार छूट जाता है, तो वहां पे एक ऐसा टिश्यू बन जाता है जो नॉर्मल जैसा नहीं होता, तो उसकी वजह से आपको उसका इम्पैक्ट आ जाता है। अब आप देखोगे जैसे कि आर्थराइटिस है क्या जी, ये देख रहे हो आप, पूरा अंदर की कार्टिलेज जो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए कैसे पूरी रफ हो गई है। सो सबसे पहले कार्टिलेज खत्म हो गई, अंडर नीचे की बोन जो है वो दिखने लग गई है, मरीज को पेन होता है, स्टिफ रहता है घुटना, मूवमेंट कम हो जाता है, और धीरे धीरे लिगामेंट भी खराब हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो लोग समझते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस एक ही चीज, वो अलग चीज है। एक तो है बोन हमारी कमजोर हो गई, और एक है बोन की जो एंड पे कार्टिलेज की जो लगी हुई थी लेयर वो घिस गई। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो सेम नहीं है। अब जैसे कि आर्थराइटिस अगर हो जाता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसमें बहुत सारे जॉइंट इफेक्ट होते हैं, फिंगर भी हो गई, रिस्ट भी हो गई, एल्बो, शोल्डर, आप देखो जैसे उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, एंकल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, घुटने में सूजन आती है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ये यूजुअली जल्दी एज में होता है, और 20-25 साल की उम्र में ही जो है आपको जो है घुटने या जॉइंट बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं अगर आपने टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया हो तो। अब सबसे पहले हमें देखना है कि जिसको आर्थराइटिस हो रहा है उसके सिम्टम्स क्या हैं। सो धीरे धीरे दर्द शुरू होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कभी ठीक रहता है, कभी खराब हो जाता है, हफ्ते में 2 दिन खराब रहता है, बाकी दिन ठीक रहता है। सुबह सुबह जब उठते हैं तो थोड़ी सी जकड़न रहती है, थोड़ा चलते हैं तो ठीक हो जाता है। जैसे कि है ना, गाड़ी में बेयरिंग खराब होता है तो शुरू शुरू में आवाज करता है, फिर तेज चलो तो ठीक हो जाता है, वैसी चीज होती है। तो स्टार्टिंग में पेन होता है, कभी कभी घुटना एकदम से अटक जाता है, लॉक हो जाता है, जब उसमें इतने बड़े खड्डे हो जाए अंदर कार्टिलेज में कि वो अटकने लग जाता है। जैसे कि सड़क पे खड्डे होते हैं ना, तो वहां ट्रैफिक जाम हो जाता है, वैसे ही अगर कार्टिलेज खराब हो गई तो वहां पे घुटना अटकने लग जाता है। इसके अलावा जो है आप एक टाइम पे एक ही पोजीशन में बहुत लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाते, क्योंकि सबके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। नीचे बैठना तो भूल जाओ, सीढ़ियां चढ़ना उतरना मुश्किल हो जाता है, कुर्सी से उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, कार से निकलना अंदर बैठना मुश्किल होता है, जूते की लेस नहीं बांध सकते हो। तो ये चीजें धीरे धीरे, क्योंकि मूवमेंट कम हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, तो ये चीजें आगे बढ़ती रहती है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है कि रात को दर्द होता है। जब रात को दर्द होना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि आपके एडवांस स्टेज की आर्थराइटिस शुरू हो गई है। अब हम क्या करते हैं, हम एग्जामिन करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, एक्सरे कराएंगे, ब्लड टेस्ट लेंगे। शुरू शुरू में जब अर्ली स्टेज होती है तो बहुत सारे दवाइयों से हम इलाज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि एक्सरसाइज कराते हैं आपको कि एक्सरसाइज करो रेगुलर, ठीक है, कभी स्टिक ले लो, कुछ मेडिकेशन थोड़ा बहुत काम करती हैं,
आप सबने काफी यूज करी होंगी जिनको सिम्टम्स हैं ग्लूकोसामिन वगैरह। सो इनसे थोड़ा टाइम निकल जाता है, लेकिन साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। कोई भी दवाई ऐसी नहीं बनी जो कार्टिलेज को दोबारा बना दे। सो कार्टिलेज को जो बच गई उसको प्रिजर्व करना है, और साथ साथ आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है ताकि घुटने पे लोड कम पड़े। अगर आप देखो कि घुटने के ऊपर आपकी बॉडी वेट का गुना वेट पड़ता है रूटीन में। अगर आपका 50 केजी वेट है तो नी के ऊपर जो लोड आ रहा है वो 200 केजी आ रहा है, और ये जब सीढ़ी चढ़ना शुरू करोगे तो ये 8 गुना हो जाता है। सीढ़ी चढ़ना जो है, सीढ़ी चढ़ना सबसे मुश्किल शुरू हो जाता है, और उतना लोड जब घुटने पड़ता है तो वो आपको और ज्यादा डैमेज करता है। जैसे कि एक आप देखोगे, एक तो ऐसे आपका बेयरिंग चल रहा है और एक किसी पे जोर लगाओ तो चलेगा, तो वो और ज्यादा कार्टिलेज को खराब करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज अगर आप गांठ बांध लो कि अगर आपको ये वाला एक्सरसाइज रेगुलर करोगे तो आपके जॉइंट में प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। देखो, जीरो तो हम नहीं कर सकते, कुछ चीजें तो लाइफ में होनी है, हमें नहीं पता कैसे होनी है, बट अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो तो आपको सिम्टम्स लेट आएंगे, आपके जॉइंट की लाइफ लंबी बढ़ेगी। क्योंकि घुटने को मजबूत करने के लिए ये जो थाई की मसल आगे वाली होती है, जिसको क्वाड्रिसेप्स मसल बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट मसल है। ये स्ट्रांग रहेगी तो आपका मूवमेंट नॉर्मल रहेगा, आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहेगी। ये एक्सरसाइज आपको जितना जल्दी स्टार्ट कर दो और जितना आखिर तक करते रहो, उतना आपकी लाइफ इजी रहेगी। सो अभी एक अक्षय, हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑडियंस से कि जो हमारे ऑडियंस है वो कितना फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज करते हैं। मैं स्वाति को बोल रहा हूँ कि वो है ना? पोल जरा रिफ्लेक्ट हाँ, कि कुछ लोग हैं जो रोज एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग हैं जो हफ्ते में 5 दिन करते हैं, कुछ कभी कभी करते हैं, कुछ कभी नहीं करते। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उस पर आंसर करना है आपको। करेगा। आप बाकी हाँ, सब क्वेश्चन जो हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद शेयर करेंगे। सो अब अगर आपके सारे मेजर्स फेल हो जाते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हो, उसके बाद आप दवाइयां भी लिया आपने, अपने वजन भी कम कर लिया, फिर भी आपका जो है जॉइंट ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको जो है शायद सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले जो एक कॉमन मिथ है कि आप सीढ़ियां चढ़ना उतरना मत छोड़ो और जमीन पे बैठना मत छोड़ो। ये बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये कहते हैं कि हम जब तक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं हमारा जॉइंट मजबूत रहेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो आप प्रैक्टिकली अपने जॉइंट पे 6 से 8 गुना वजन डाल रहे होते हो। जैसे सीढ़ी चढ़ना शुरू करोगे तो इस घुटने पे, क्योंकि एक ही पैर से आप ऊपर उठते हो और ये आप ग्रेविटी के अगेंस्ट उठ रहे हो, तो आपको 6 से 8 गुना एक्स्ट्रा वजन पड़ रहा है, और उसकी वजह से जॉइंट पे लोड और पड़ेगा, और लोड पड़ेगा और जल्दी खराब होगा। ऐसे आप जमीन से उठते हो, इस पोजीशन से ऊपर उठोगे तो आपको कहीं कुछ पकड़ना पड़ेगा, या ऐसे अगर उठोगे तो अगेन वो 6 से 8 में, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो। तो इसलिए आपको जमीन पे बैठना और सीढ़ियां चढ़ना उतरना सबसे पहले कम करना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी बढ़ाएगा, इसको और ज्यादा बढ़ा देगा। वॉकिंग अच्छी एक्सरसाइज है, करनी चाहिए। साइकिलिंग और भी अच्छी बात है, स्विमिंग भी अच्छी बात है, ये करना चाहिए। और जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई वो करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि आपको ये 2 एक्टिविटीज बंद करनी है। दूसरा जो कॉमन है कि दही खाने से बढ़ जाता है, खट्टा खाने से बढ़ जाता है, ये खाएंगे तो पेन ज्यादा हो जाएगा, जल्दी बीमारी बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारा वेयर एंड टियर एज के साथ होता है उसका खाने से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, वजन नहीं बढ़ना चाहिए। आपको हेल्दी डाइट खानी है, बैलेंस डाइट खानी है, डाइट में सफिशिएंट जो है मिल्क प्रोडक्ट्स होने चाहिए, आपको विटामिन डी भी लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नींबू खाएंगे तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। कुछ लोगों को, क्योंकि ये जो बीमारी है ये मल्टीफैक्टोरियल है, एक चीज से नहीं होती है, तो किसी किसी को ऐसा होता है कि ये खाने से पेन बढ़ गया। वो लिस्ट हमारे पास नहीं है, वो आप ही, जैसे आपने एक बार खाया, आपको लगी कल ये मैंने खाया था तो पेन बढ़ गया, आप एक हफ्ता वेट करो, क्योंकि आपने दिन भर में और भी बहुत कुछ खाया होगा। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक आप फिर से वही चीज खा के देखो, अगर फिर से पेन बढ़ता है तो आप उस चीज से एलर्जिक हो, और एलर्जी का फिनोमेना आपके जॉइंट्स में आ रहा है, तो आपको वो चीज बंद करनी है। अदरवाइज आप सोचो कि ये खट्टा खाना बंद कर दो, दही खाना बंद कर दो, ठीक हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसके बाद जो कॉमनली लोग जो है स्टिक नहीं लेना, वॉकर नहीं लेना, इसकी आदत पड़ जाएगी। देखो, हमको जॉइंट सपोर्ट नहीं कर रहा है,
आपका जॉइंट एक लेवल पे डैमेज हो गया, सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको चलने फिरने में दिक्कत आती है, तो आपको सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर अक्षय की अगर जरूरत पड़े तो कितने लोग स्टिक और वॉकर यूज करेंगे? मैं आगे बढ़ता हूँ, लोग पोल पे आंसर करते रहेंगे ना। हाँ सही बात। तो जब हम स्टिक लेते हैं, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि स्टिक पकड़ रखी, इन्होंने वॉकर ले रखा है, तो स्टिक या वॉकर लेने से आपके जॉइंट को सपोर्ट मिलता है। अगर कोई कमजोर होता है तो उसको आप सपोर्ट करते हो तो आपको हेल्प मिलती है। सो अगर आपकी कंडीशन ज्यादा खराब है, आप अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहते हैं, या आपको लगता है कि मेरे को इतना दर्द नहीं है लेकिन मैं जब लंबा वॉक करता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, तो आप स्टिक लेके वॉक करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है ना। या इस चीज से इसको शर्म के जैसे नहीं लें कि हमें स्टिक लेना शुरू कर दिया है। शुरू कर दिया क्योंकि इससे आपको फायदा है। आप ये सोच के लें कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर आपका जॉइंट और खराब होता जाएगा। अगर आप स्टिक ले लेंगे इस टाइम पे जहां जरूरत पड़ती है, तो आपके जॉइंट की लाइफ और बढ़ जाएगी क्योंकि सपोर्ट मिल गया उसको, है ना। इसके अलावा आजकल बहुत सारे लोग जो है ब्रेसेस यूज करते हैं कि हम अगर हम ब्रेस यूज करेंगे तो हमारा नी रिप्लेसमेंट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो जैसे ये ब्रेसेस आती हैं ये क्या करती हैं कि जैसे आपका घुटना इधर बेंड हो रहा है, तो ये आपको जो है इस तरह से करेंगे कि आप जो है इसको ऐसे दबाएंगी ताकि ऐसे सीधा रहे। अब इमेजिन करो कि आपकी बिल्डिंग में कोई एक पिलर है, या जो आरसीसी की वॉल थी या जो पिलर खड़ा किया था वो बेंड हो गया, आप उस पे इधर से एक सपोर्ट लगा के इसको टिका लोगे तो नहीं टिकेगा, क्योंकि नी के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा है वो डायनेमिक स्ट्रेस है। हर कदम पे वो बेंड होता है, हर कदम पे उस पर जोर पड़ता है। सो अगर आप ये सोचो कि ये ब्रेस लगा के आप बच जाओगे, तो वो एक्चुअली ज्यादा डैमेजिंग होता है। अब डैमेजिंग दो सेंस में होता है। एक तो ये जो आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स की हम बात कर रहे थे कि इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वो वीक हो जाती है क्योंकि जॉइंट को सपोर्ट मिल गया। दूसरा, जो ये प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, एक यहाँ पे और इधर की तरफ, यहाँ पे लोगों को घाव बन जाते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जिनको ऐसा हो जाता है, तो हम रिकमेंड नहीं करते। थोड़े टाइम के लिए ठीक है, आपको कुछ इमरजेंसी है, घर में कुछ काम है, शादी है, जल्दी निपटाना है, अभी नहीं करा सकते, टाइम बीइंग के लिए ठीक है, बट ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये आपको और डैमेज करता है। इसके बाद लोगों को लगता है कि सर्जरी इतनी डिले करो जितनी आप कर सकते हो। सो मैं आप सब लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि ये कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, या कोई लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं है। जैसे कि हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, ब्रेन में क्लॉट बन गया, ये इमरजेंसी नहीं कराया तो इंसान की जान जा सकती है या परमानेंटली हैंडीकैप हो सकता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है, जो आप चलने फिरने के लिए कराते हो, ये कोई भी इमरजेंसी या एसेंशियल सर्विस नहीं है, एसेंशियल सर्जरी नहीं है। आप इसको जिंदगी भर के लिए टाल सकते हो, लेकिन आपको अपना मोबिलिटी बनाए रखना है। क्या होता है, एक तरह का चक्रव्यूह है। आपका चलना फिरना कम हुआ तो फिर वजन बढ़ना शुरू हुआ, वजन बढ़ना शुरू हुआ तो आपका बीपी कंट्रोल होना ठीक नहीं रहा, धीरे धीरे डायबिटीज हो गई, वजन और बढ़ता चला गया, मूवमेंट और कम होता चला गया। तो ये चक्रव्यूह जैसा है। पर से जॉइंट की जो प्रॉब्लम है उससे आपको इसेंशियल कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, आप बहुत ज्यादा लेट कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताऊंगा अभी। एक क्वेश्चन है यहाँ भी है कि आप क्यों लेट करना चाहते हो इसको। तो अगर आप बहुत ज्यादा लेट कर देते हो इसको तो क्या होता है। अब जैसे ये देखो, इस पेशेंट का यहाँ से बोन में फ्रैक्चर हो गया है, किसी किसी को यहाँ भी फ्रैक्चर हो जाता है, क्योंकि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपका मूवमेंट कम हो गया है, इतना ज्यादा बेंड है, वॉशरूम जाना ही मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे हमको बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी करनी पड़ती है, स्पेशल इम्प्लांट यूज करने पड़ते हैं, और आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना किसी और का मिलेगा। अभी देखो, इतना ज्यादा खराब हो गया कि इधर से जॉइंट पूरा खुल गया है। सो इसमें हम नॉर्मल इम्प्लांट यूज नहीं कर सकते, इसमें एक हाई एंड इम्प्लांट यूज करना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपको उतना अच्छा मूवमेंट नहीं मिलेगा। अब जैसे ये पेशेंट है, ये हमारे पास इतना लेट आए कि हमने कहा कि अब आपकी सर्जरी नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि क्योंकि इस स्टेज पे हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी हड्डियों में जान नहीं है। वॉकर पे भी आप ऑलमोस्ट पूरा झूल रहे हैं,
सो इतना लेट ना करें कि हम आपकी हेल्प भी ना कर पाए। अब यहाँ से इन लेडी के पास क्या ऑप्शन है? वॉशरूम जाना मुश्किल हो गया, सीधा खड़े भी नहीं हो पा रही हैं। अब इनके घर वाले इनको बहुत टाइम से बोल रहे थे अब ये आई कि हमारी सर्जरी कर दो। हमने कहा अब हम सर्जरी करने का फायदा कुछ नहीं, बिकॉज आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो इतना लेट ना करें कि हम आपकी हेल्प ना कर पाए, है ना? तो इतना लेट ना करें, रिजल्ट खराब हो जाएंगे, कई बार रिकवरी नहीं हो सकती और हम आपको जो है कई बार सर्जरी के लिए मना भी कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आर्टिफिशियल जॉइंट जो है उससे एक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन जैसी टाइप रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि एक फॉरेन बॉडी है। सो आपको बता दें कि ये जो इम्प्लांट है ये मेरे पैदा होने से पहले से ही चल रहे हैं और ये सब इनर्ट है, टेस्टेड है, मिलियंस ऑफ लोगों में लग चुके हैं और टाइम टेस्टेड है कि इनसे कोई रिएक्शन नहीं होती है। और ये सारे जो इम्प्लांट है ये एमआरआई भी कंपैटिबल है, तो आपको लगे तो आप एमआरआई भी करा सकते हैं इसके साथ। और किसी भी इंसान को, जैसे आप लगता है ना कि किडनी ली और रिजेक्ट हो गई, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी इस इम्प्लांट के साथ है ही नहीं। इसके बाद लोगों को लगता है कि हमारा जो ऑपरेशन के बाद का टाइम है ना बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। डर सबसे बड़ा ये होता है कि बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लोग डराते भी हैं। तो हम स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं जिसमें कि आपकी बैक में एक इंजेक्शन लगता है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में इंजेक्शन जाता है और पैरों में पेन रिलीफ देता है, बाकी बॉडी आपकी बिल्कुल ठीक रहती है। इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं कि आपने जो दवाई खाई वो सिस्टम में नहीं गई, आपका पेट खराब नहीं हुआ, सिस्टम खराब नहीं हुआ, किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं आया। सिर्फ जहाँ पे नर्व्स हैं वहां पे आपको पेन रिलीफ देती है। इनिशियल 2 दिन हम ये रखते हैं, उसके बाद इसकी जरूरत खत्म हो जाती है। जैसे कि आप देखो ये जो है लेडी कितना इजीली जो है, अभी ये ऑपरेशन से पहले का इनकी डिफॉर्मिटी इतना ज्यादा खराब है, चल रही है और विद इन 3-4 डेज ऑपरेशन के बाद जब हम इनको डिस्चार्ज से पहले वीडियो बनाते हैं पेशेंट्स के, तो स्टिक पे चल रही है ये। और अभी ऑपरेशन को 4 दिन हुए हैं। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, ये उनको बताने के लिए है कि ये सर्जरी पेनफुल नहीं है। आप अगर अपने आप से आपको पता है कि मुझे सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, आप मेंटली रेडी हैं, किचन में अगर हल्का सा नाइफ भी लग जाए ना तो वो भी आपका 10-12 दिन दर्द करता है। तो ये जो पेन आपको होता है वो इंसिजन वाला दर्द होता है और जो बहुत जल्दी और नॉर्मल मेडिकेशन से कंट्रोल में आ जाता है। जैसे ये पेशेंट हमने इनका पार्शियल नहीं किया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाफ नी जो है रिक्वायरमेंट हाफ नी की होती है, सो हाफ नी से भी जो है आपको नॉर्मल लाइफ मिलती है ऑलमोस्ट 25 साल की। और 2 हफ्ते बाद पेशेंट अपना आराम से, देखो घर से उन्होंने वीडियो बना के भेजा कि हम घर पे आराम से चल रहे हैं, हमें और स्टिक तो उन्होंने उठाई रखी है, यूज ही नहीं कर रहे हैं। ये सज्जन है, इनका ऑपरेशन के 2 दिन बाद का वीडियो है, इनका हमने पार्शियल नहीं किया है। आप इनको देख के बता नहीं सकते हो कि इनकी सर्जरी हुई। सो पेन जो आप सोचते हो कि ऑपरेशन के बाद पेन होता है, क्योंकि हम नेविगेशन से करते हैं, रोबोट से करते हैं, कोई भी अननेसेसरी डिसेक्शन नहीं होता है और पेशेंट की रिकवरी बहुत ही फास्ट होती है और ऑलमोस्ट पेनलेस होती है। 2 हफ्ते बाद जब टाँके निकलवाने आए हैं तो इनके नी का मूवमेंट देखो कितना अच्छा है, पूरा आराम से बेंड हो रहा है, पूरा सीधा कर पा रहे हैं, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपने आप कर रहे हैं ये। सो ये जो मूवमेंट मिलता है ये क्यों मिलता है? क्योंकि सर्जरी जो है प्रॉपरली अलाइंड और बैलेंस्ड है, कंप्यूटर के द्वारा है। सो आपको जो डर है कि हमारा सर्जरी ठीक से नहीं होगी वो चीज खत्म हो जाती है। हमारे सेटअप में हम जैसे इनका पुराना बाईपास हुआ है, बाईपास के 1 हफ्ते बाद ही इनका फ्रैक्चर हो गया हिप में, तो हमको इनका ऑपरेशन करना पड़ा। अब इन सब चीजों के लिए हाई एंड सिस्टम चाहिए होता है जहाँ पे कि सारी फैसिलिटीज हों। और देखो बाईपास भी हुआ है 1 हफ्ते पहले और हिप रिप्लेस भी हुआ है और ये अपना आराम से वॉकर के सपोर्ट के साथ चल रहे हैं। ये सब पॉसिबल इसीलिए, देखो आप सोचो कि किसी का बाईपास भी हुआ हो तो आपसे कितना दर्द हो रहा होगा, कितना पेन हो रहा होगा, एंड आपका चलना फिरना जल्दी शुरू हो जाता है। तो जिनको डर लगता है कि पेन बहुत होता है,
ये उनको बताने के लिए कि ये सर्जरी पेनफुल नहीं है, हमारे पास ऐसी टेक्निक है जो ऑलमोस्ट पेनलेस सर्जरी करती है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये कंसर्न रहता है कि मैं जैसे सपोज करो कि आज आपकी एज 65 और आप सर्जरी कराना चाहते हो, आप बोले कि आप 50 साल जैसे हो जाओगे। ऐसा नहीं होगा, नी जो है जवान नहीं होगा, क्योंकि नी जो हम डालेंगे वो तो एक आर्टिफिशियल जॉइंट है जिसमें कि कोई सेल्फ मूवमेंट नहीं है। आपकी जो अपनी मसल्स हैं वही इसको चलाएंगी। तो आपकी जो मसल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वीक हो गई, आपके हार्ट और लंग वीक हो गए हैं, वही आपकी कैपेसिटी बनाएंगी चलने फिरने की। सो आप यंग नहीं होगे, आप ही की एज का कोई और इंसान जिसको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी उसकी एक्टिविटी लेवल है उतना एक्टिविटी लेवल आपका आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो मेरा कमर दर्द है, ये भी दर्द हो रही है, सारे इसी वजह से हो रहे हैं। कुछ पोर्शन उन चीजों का इसकी वजह से होता है जब आप प्रॉपरली नहीं चल रहे होते हो, आप टेढ़े मेढ़े चलते हो, थोड़ा स्पाइन पे इम्पैक्ट आता है, ठीक है ना। लेकिन जैसे ये पेशेंट है, इनको बैक में भी जो है ना, यहाँ पे बोन एक के ऊपर एक खिसक गई आगे। सो एक अलग डिजीज है, इसका अलग ट्रीटमेंट है। सो ऐसा नहीं हो कि आपने नी रिप्लेस किया तो ये भी ठीक हो जाएगा। ये सर्जरी टारगेटेड है, जहां पे प्रॉब्लम है वहीं पे ठीक होगी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये सर्जरी जो है सिर्फ 10 साल चलती है, 10 साल बाद फिर कराना पड़ता है। सो मेरे को अभी करते हुए ऑलमोस्ट 18-19 साल हो गए हैं और हम सभी पेशेंट का रिकॉर्ड रखते हैं। सो हमारे अभी किसी पेशेंट का रिवीजन नहीं हुआ है। सो ऑलमोस्ट 17-18 साल का हमारा एक्सपीरियंस है कि जिसमें हमने रिवीजन नहीं किया है। और जब से हमने नेविगेशन किया है तब से कॉन्फिडेंस हमारा और बढ़ गया है। सो यहाँ पे क्वेश्चन है, डॉक्टर अक्षय शायद ये लोग आंसर कर देंगे, है ना, कि उनको क्या लगता है कि कितना टाइम लास्ट करेगा। सो फैक्ट ये है कि अगर आप हेल्दी रहेंगे और आप डिसिप्लिन लाइफ जो हमको बता रहे हैं कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, बैलेंस डाइट रखनी है, सब देखो 25 ईयर से भी आगे चलना चाहिए 97% ऑफ पेशेंट्स में, क्योंकि हम जो है नए इम्प्लांट यूज करते हैं और नेविगेशन टेक्निक यूज करते हैं। सो नेविगेशन से आपका जो अलाइनमेंट बैलेंसिंग प्रॉपर रहता है, और जो नए इम्प्लांट है वो बहुत ही ज्यादा कम वेयर एंड टियर है उसका। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि आपकी कार के टायर हैं, अगर आपने कार के टायर को प्रॉपर बैलेंसिंग रखते हो सर्विस के टाइम पे, तो वो जो कार टायर हैं वो आपके ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर चल जाते हैं। अगर वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं है, वॉबल कर रहे हैं, तो वो 30-40 हजार किलोमीटर पे खराब हो जाएंगे। सेम वही चीज है कि नेविगेशन जब हम करते हैं तो इतना प्रॉपर अलाइनमेंट बैलेंसिंग होता है कि उसकी लाइफ नॉर्मल मिलती है आपको। प्रॉपरली बैलेंस नहीं होगा, कन्वेंशनल टेक्निक से होगा, तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, और वही है जो 10-12 साल में खराब हो जाता है, कई बार जल्दी भी खराब हो जाता है। जैसे कि ये आपने नाम सुना होगा गोल्ड नी का, तो ये एक स्पेशल कोटिंग होती है, 7 लेयर कोटिंग है, जिसकी वजह से जो मेटल बिल्कुल अंदर है, वो भी सिर्फ मेटल नहीं होता, वो भी एक तरह का एलॉय होता है, और उसके ऊपर स्पेशल कोटिंग है जिसकी वजह से इसको ये गोल्डन कलर मिलता है। ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है, गोल्डन कलर आता है। पर ये जैसे इसकी वजह से कोई एलर्जिक सिम्टम्स होने की चांसेस नहीं है, और इम्प्लांट की लाइफ नॉर्मल से आपको डबल मिल जाती है। और साथ में अगर नेविगेशन ऐड हो गया तो हमारा कॉन्फिडेंस, हम बोलते हैं कि आपको 25 ईयर्स प्लस की लाइफ मिलेगी। तो अगर हम बेस्ट ह्यूमन पोटेंशियल को ये नेविगेशन मशीन से कोलैबोरेट करेंगे तो हमारी लाइफ बेटर रहेगी। नेविगेशन आप सबको पता है, आप डेली यूज करते हो गूगल मैप पे कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो जो हम रियल लाइफ में कर रहे हैं वो हम एक मैप पे देख रहे हैं। सिर्फ हम कंप्यूटर पे देख रहे होते हैं कि हमारा नी प्रॉपरली अलाइंड है या नहीं, हिप नी और एंकल के साथ। क्यों चाहिए हमको? क्योंकि हमारा जो नी है वो रेगुलर दिन भर चलता रहता है। सो आपको जो है उसको प्रॉपरली अलाइन बैलेंस नहीं होगा, जैसे कि आपकी कार, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिया था, कार टायर जल्दी घिस जाएंगे, ऐसे ही जो घुटने में हम पॉली लगाते हैं वो जल्दी घिस जाएगा अगर प्रॉपरली बैलेंस नहीं है तो। अब जब अपनी कार को ठीक कराने जाते हो तो आप बोलते हो कि भैया कंप्यूटर से अलाइनमेंट कर देना, है ना। लेकिन जब आप अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने जाते हो तो आप भूल जाते हो कि ये डॉक्टर कंप्यूटर से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो कंप्यूटर नेविगेशन से हम प्राउडली कह सकते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस हमारा है। रीजन बीइंग कि जो 3rd जनरेशन नेविगेशन है उसको सबसे पहले इंडिया में मैं ही लेके आया था। और इसके साथ साथ क्योंकि इंडिया में हमारे पास वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा है, तो हम अभी इस वक्त जो है
हम दुनिया में बाकी लोगों को भी टीच करते हैं कि कैसे आप कंप्यूटर नेविगेशन से जॉइंट रिप्लेसमेंट करें। क्यों करते हैं? क्योंकि एक्यूरेट होता है, हर बार हर पेशेंट में सेम रिजल्ट मिलेगा आपको, इम्प्लांट की लाइफ ज्यादा मिल रही है, रिकवरी बहुत फास्ट है और ये सेफ है। जैसे हम सोचे कि सर्जरी कराई फिर क्लॉट चला गया लंग्स में और फिर वो प्रॉब्लम हो गई, ऐसा इसमें चांस नहीं, क्योंकि इसमें आपकी कैनाल को बिल्कुल भी ओपन नहीं किया जाता है। जैसे जो आप अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में देख रहे हो, ये कन्वेंशनल टेक्निक से किया हुआ है, और जो राइट में है वो कंप्यूटर नेविगेशन से किया हुआ है। आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि प्रॉपरली अलाइंड है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम वजन जो है कम कर लेंगे सर्जरी के बाद। आज तक मेरे पास सिर्फ 1 या 2 पेशेंट हैं जिन्होंने ऑपरेशन के बाद वजन कम किया है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आपको पहले वेट लॉस सर्जरी करानी चाहिए और उसके बाद ही जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना चाहिए, नहीं तो जॉइंट रिप्लेसमेंट फेल होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसके बाद लोगों को लगता है कि इस अस्पताल में जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा है, यहाँ 25,000 कम मिल रही है। जो 20-25,000 का जो नुकसान है ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत भारी पड़ता है। क्योंकि देखो, जो हमारे पास ऑपरेशन रूम्स है, आप देखो इस तरह से हम पूरा स्पेस सूट में सर्जरी करते हैं ताकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है पेशेंट को पास ऑन नहीं हो जब वुंड खुला हुआ होता है। हमारे ओटी बिल्कुल आप देखोगे बिल्कुल सीमलेस है, कहीं पे कोई जॉइंट नहीं दिखेगा आपको, और ये एंटीबैक्टीरियल कोटिंग होती है वॉल पे। एक फ्लो होता है एयर का जो ऐसे चलता है ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि कोई भी जो है उस फ्लो के अंदर ना आ सके बाहर से बैक्टीरिया। ऑटोक्लेव जो हम करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को, छोटे नर्सिंग होम में तो ऐसे हो जाते हैं कि वो इतना बॉयलर गर्म हो गया और हो गया, हमारे पास उसके लिए प्रॉपर इंडिकेटर होता है कि ये हो गया, उसके बाद हम करते हैं। इन सब चीजों का इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट पे पड़ता है, बट ये आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि किसी छोटी जगह पे करा लिया और इन्फेक्शन हो गया, जैसे ये पेशेंट है, इन्होंने कहीं पे कराया था और उनका पूरा जॉइंट इन्फेक्ट हो गया। आपने एक बार 25,000 रुपए बताया, अगली बार आपका जो रिवीजन होगा तो आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, प्लस आपकी सफरिंग, दोबारा ऑपरेशन, ये सब चीजें जो है आपको, कहते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, वो वाली बात है। तो अपने सिर्फ इस वजह से मत जाओ कि वहां सस्ता है, आपका कॉन्फिडेंस है उस डॉक्टर पे तो आप वहां करा सकते हो, क्योंकि डॉक्टर ही आपकी पूरी जिम्मेदारी लेगा। तो इसलिए आपको अगर कॉन्फिडेंस है कि आपका ये डॉक्टर अच्छा है, आपके किसी ने वहां पे सर्जरी करा के और उन्होंने पूरी केयर करी है, तो आप वहां जा सकते हो। क्योंकि अगर किसी का इस तरह का हॉस्पिटल, तो कई बार छोटे वाले भी अपना जो है प्रॉपर मेंटेन करते हैं, बट यूजुअली नहीं हो पाता है मेंटेन। अब जैसे ये सज्जन है, इन्होंने ऑपरेशन कराया था जहाँ पे इनका फेल हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो हमने इनका पहले इम्प्लांट निकाला, इम्प्लांट निकाल के जो है ये एक एंटीबायोटिक स्पेसर डालते हैं ताकि एंटीबायोटिक कंट्रोल करे इन्फेक्शन को, और उसके बाद फिर हम रिवीजन करते हैं। तो आपको देखा, आप इम्प्लांट का साइज देखो बड़ा चेंज हो गया कि रिवीजन इम्प्लांट है। चलना जल्दी तो शुरू हो गया, लेकिन इनकी जो सफरिंग है वो पिछले 6 महीने से, पहले ऑपरेशन कराया, फिर इन्फेक्ट हो गया, फिर दोबारा उन डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एंटीबायोटिक देते रहे, फिर हमें इम्प्लांट निकालना पड़ा। तो प्रैक्टिकल 3 सर्जरी हो गई, और 3 सर्जरी कॉस्ट और मेंटल हेरेसमेंट जोड़ लो आप तो बहुत ज्यादा हो जाता है। छोटे बेनिफिट के लिए आपको इस तरह का हॉस्पिटल मत चुने जहाँ पे कि आपको लगता है कि क्वालिटी नहीं हो। इसके अलावा बहुत लोगों को लगता है कि हमने सीधा एक्सरे दिखा देंगे, आके डॉक्टर साहब को बता देंगे ऑपरेशन करना है या नहीं करना। ऐसा नहीं होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक्सरे बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन पेशेंट को देखो तो उनका घुटना पूरा बेंड हुआ होता है, सीधा ही नहीं हो सकता। इसलिए हमें फिजिकली पेशेंट को देखने की जरूरत होती है। आजकल जैसे कोविड का टाइम है तो आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो कॉल में हम देख सकते हैं कि पेशेंट का मूवमेंट कैसा है, कैसा चल पा रहा है, और उस पर डिसीजन लेते हैं। डिसीजन पेशेंट को देख के होना है, डिसीजन एक्सरे को देख के नहीं हो रहा। इसके अलावा जो कॉमन मिथ लोगों को लगता है कि दोनों एक साथ कराने चाहिए, एक एक करके नहीं कराना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये कॉमन टेंडेंसी है हिंदुस्तान में कि 2 बच्चे हैं, दोनों की शादी एक साथ हो जाए तो एक बार में काम हो जाएगा। वही टेंडेंसी हमारे हर जगह चलती है। अब जैसे ये एक्सरे देखो आप, इसमें राइट वाला घुटना पूरा खराब है, बाहर निकल गया, लेफ्ट ठीक है, अभी लेफ्ट में जरूरत ही नहीं है। जबरदस्ती ऐसा नहीं कि दोनों कराने चाहिए, दोनों कराएंगे तो बैलेंस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जब हम सर्जरी करते हैं तो हम दूसरे नी के हिसाब से बैलेंस करते हैं। कंप्यूटर का एडवांटेज यही है। जिसकी जरूरत है उतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि 2-3 महीने का बेड रेस्ट है। सर बता दूंगा, मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो
डिस्चार्ज होते हैं और सीधा अपना फैक्ट्री का राउंड लेके घर जाते हैं। सो किसी तरह का बेड रेस्ट की जरूरत नहीं है। ये हमारे हिंदुस्तान में कॉमन टेंडेंसी है, लोगों को लगता है कि बड़ा ऑपरेशन हुआ है, घर वाले ही नहीं करने देते। इतने पेशेंट खुद करना चाहते हैं लेकिन उनके घर वाले बोलते हैं कि नहीं भी आराम करो, बड़ा ऑपरेशन कराया भी आराम करो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए आपको, आराम की जरूरत नहीं है। जैसे और जिनका 70+ की एज है और इनका बाईपास हो रखा है और दोनों घुटने बहुत खराब है और ये ऑपरेशन के बाद, सो बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। आप वॉकर लेके चलें या स्टिक लेके चलें, डिपेंडिंग ऑन आपके कॉन्फिडेंस में कितना रहता है। जैसे एज ज्यादा तो शुरू में वॉकर दे रखा है, धीरे धीरे फिर इनको स्टिक पे स्विच कर देंगे। 1 से 1.5 महीने में अपना सारा रूटीन काम करने लायक हो जाते हैं। सो हम पेशेंट को जो है यूजुअली ऑपरेशन के फर्स्ट डे पे खड़ा होना, बेड के चारों तरफ चलना फिरना शुरू हो जाता है। सेकेंड डे से आप खुद अपने आप जो है वॉशरूम जाना शुरू कर देते हैं और जिस दिन ऑपरेशन हो उस दिन से पेशेंट किसी भी तरफ सो सकता है, राइट लेफ्ट करवट लेके जैसे मर्जी सोए, कोई दिक्कत नहीं। और पूरा वेट डाल के चलना होता है। और हमारा टारगेट ये होता है कि मोस्टली पेशेंट जो ऑपरेशन से पहले मोबाइल होते हैं ठीक ठाक, वो जाने से पहले अपने सारे काम खुद कर सकें, अपने आप वॉशरूम जाना, अपने आप वापस आके बैठना। क्योंकि जब घर जाओ तो हम चाहते हैं कि आपको कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं ये अपने लिए खाना भी बना सकते हो, ये है कि आपको 10 लोगों खाना नहीं बनाना, पर अपने लिए खाना, चाय बनाना, वॉशरूम जाना, नहाना धोना सब खुद कर सकते हैं। इतने आप इंडिपेंडेंट होके ही हॉस्पिटल से बाहर जाते हो। इसके अलावा जो एक और डर है लोगों को कि अभी करा लिया, 10 साल फेल हो गया तो दोबारा पॉसिबल नहीं है। फेल होने के चांसेस है कि कहीं पे इन्फेक्शन हो गया या दोबारा आप गिर गए। अदरवाइज हमारे किसी केस में ऐसे फेल नहीं होता कि आपका जल्दी खराब हो गया। तो अगर फेल भी हो जाता है किसी और रीजन से, जिसमें कि, तो हमारे पास बोन बैंक है, हमारे पास सारी फैसिलिटीज है। जैसे ये सर्जन है, इन्होंने एक बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया था। क्योंकि ये कंप्यूटर से नहीं हुआ था तो ये टेढ़ा ही था शुरू से ही, और अब देखो पीछे भी इतनी सारी जो है उन्होंने बोन छोड़ दी थी। तो इनको हमें सिंगल स्टेज रिवीजन किया हमने और उसके बाद वॉकर से चलना शुरू कर दिया। सो ये सब पॉसिबल है, लेकिन कोशिश ये करें कि पहली बार में ऐसे ही कराएं जहां पे कि ये सब प्रॉब्लम्स ना आए आपको। इसके अलावा बहुत से लोगों को लगता है कि रेनी सीजन में नहीं कराना चाहिए, विंटर्स में नहीं कराना चाहिए, गर्मी में नहीं कराना चाहिए। ऐसा कोई सीजनल वेरिएशन नहीं है। ये ऑपरेशन मैंने कहा ना, आपको कराने की जरूरत नहीं है। आपका काम चल रहा है, जिंदगी में चलाओ। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो मोस्टली लोग आजकल एसी में होते हैं। सो अगर आप एयर कंडीशन हो तो आपने अपना एनवायरनमेंट तो कंडीशन कर लिया, तो आपको जरूरत नहीं है कि ये बरसात सही हो जाएगा, इससे सही हो जाएगा। सीजन कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि आप देखो विंटर्स इतना अच्छा सीजन है, खाने पीने की बहुत सारी चीजें आती है, हेल्दी डाइट मिलती है, तो इट्स अ गुड सीजन। पेन भी कम होता है। सो अब अगर हम ये सारी चीजें देखें तो जॉइंट रिप्लेसमेंट आपके लिए ऑप्शन है, अगर आपको लगता है कि पेन आपका परेशान कर रहा है आपको और इसकी वजह से आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हो, या आपकी कुछ एक्टिविटीज है, जैसे आपको वॉक करना है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि जी मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पा रहा, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मॉर्निंग वॉक में पेन होता है। सो दे कम फॉर, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल है, ये उनको हैम्पर करता है। जैसे आज कोविड के टाइम में लोगों को लग रहा है कि 4 महीने से अंदर बैठे में बाहर जाना है। सो ऐसे बहुत सारा होता है कि मैं मॉर्निंग वॉक मेरे लिए बहुत जरूरी है, मैं 50 साल से कर रहा हूँ, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे जाना है तो मुझे कराना है इसको। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका बहुत ज्यादा जो है मूवमेंट कम हो गया है, क्योंकि पेन इतना होता है कि आप अवॉइड करते हो, किसी बाजार जाना है या किसी शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो आप बोलते हो बेटा आप चले जाओ, मैं घर पे ही हूँ, क्योंकि मेरे को दर्द होता है। सो उन सब कंडीशन में आपको जरूरत है कि आपको ऑपरेशन कराना है। इसेंशियल नहीं है, आपकी चॉइस के ऊपर है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है डॉक्टर अक्षय, सो ऑडियंस कैन आंसर डिपेंडिंग ऑन देयर चॉइस। नहीं, वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। हाँ। सो अगर आप देखो जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर आप कराते हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है रियल में, तो सो ये आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। कैसे? क्योंकि आपकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको फिर से लगेगा कि हाँ आप अपने इंडिपेंडेंट हैं, सारा काम कर सकते हैं, और आपका दर्द खत्म हो जाएगा। जैसे कि ये एक हमारे सज्जन है, इनको सर्जरी एडवाइस की थी और ये करवाने गए, तो सबने इनको टोटल बोला था। हमने इनको बोला कि आपका पार्शियल नी इज वेरी गुड, उससे आपको बेटर फायदा होगा। ये वीडियो ने घर से भेजा, ही रोज सूर्य नमस्कार करते हैं। अब बहुत सारे लोग रूटीन में सूर्य नमस्कार नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके जॉइंट इतना सपोर्ट नहीं करते हैं।
ये सर्जरी के बाद सूर्य नमस्कार रोज घर पे करते हैं और इनको करे हुए अब हो गए ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए हैं। और ये जो है बहुत सारे लोग पुश करते हैं कि आप जाओ करवाओ क्योंकि इसका फायदा है। ये ऑलमोस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बन गए हैं जो लोगों को जाके पुश करते रहते हैं कि अगर आपको तकलीफ है तो करा लीजिए। देखो आप कितना इजीली ये स्ट्रेस डाल रहे हैं अपने जॉइंट्स पे और सूर्य नमस्कार कर रहे हैं जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद भी पॉसिबल है। सो ये हमारी टीम है जो काम करती है आपके लिए। और डॉक्टर अक्षय वी कैन थैंक यू सो मच। क्वेश्चंस। अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने, सारे मिथ्स आपने क्लियर कर लिए। स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर भी जाएंगे, उसके पहले वो जो पोल क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ मैं शुड आई स्टॉप शेयरिंग राइट? या आप स्टॉप शेयर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि पोल क्वेश्चन हमारा कि भाई हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू एक्सरसाइज, तो ज्यादा कहते हैं कि डेज अ वीक, तो 5 days a week। That's very good, बहुत अच्छी बात है वो। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर इफ रिक्वायर्ड विल यू यूज स्टिक और वॉकर, तो कहते हैं कि भाई हम कुछ यूज नहीं करेंगे। व्हाई डू यू वांट टू डिले तो दिस लोग यूज नहीं करना चाहते हैं। हाँ, लोग स्टिक यूज नहीं करना चाहते हैं। हाँ नहीं करना चाहते। व्हाई डू यू वांट टू डिले दिस सर्जरी, तो लोग कहते हैं कि नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन दिस टाइप ऑफ सर्जरी। और दूसरा ये फियर ऑफ कॉम्प्लिकेशन। सो डेफिनेटली वहाँ फियर ऑफ साइकोसिस है कि सर्जरी होने से कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी। हाउ लॉन्ग विल यू रिप्लेस्ड विल द रिप्लेस्ड जॉइंट विल लास्ट, तो लोगों का मानना है कि 5 से 10 साल। सो मेरे ख्याल से कम्युनिटी में ये मैसेज जा चुका है कि हाँ 5 से 10 साल तक ये हो सकता है, क्योंकि ना ये सालों से चला आ रहा है। हाँ सालों से चला रहा है कि 5-10 साल चलता है। और पिछले 15 साल से मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ जब से हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया कि ये 20 से 25 साल चलेगा, डोंट वरी। अच्छा। एंड उनको देख देख के और लोग आते हैं, बट वो आने के बाद फिर उनको डर रहता है क्योंकि एक जना ये बोलता है कि 25 साल चलेगा, बाकी सारे बोलते हैं 10 साल चलेगा। तो ऑब्वियसली मेजोरिटी विंस, है ना? तो बोलते हैं कि हाँ ये होता है। और इससे जो ऊपर वाला क्वेश्चन था जिसमें लोगों ने बोला कि कॉम्प्लिकेशन का डर है और कॉन्फिडेंस नहीं है, उसका रीजन भी यही है क्योंकि क्या होता है कि सपोज करो कि कहीं पे सर्जरी 2.5 लाख की हो रही है, कोई कहता है कि मैं जो है 2 लाख में कर दूंगा, सही बात है, कोई 1 लाख में कर देगा। सो लोगों को लगता है कि सर्जरी तो सेम ही है, करा लेते हैं। सो या आप देखो ना बहुत छोटे छोटे में डिफरेंस आता है। सही बात। एंड दैट फाइननेस इज इम्पोर्टेंट। आप एक रूटीन बंदे से कार सर्विस करा लो और एक कंपनी से करा लो, कॉस्ट डिफरेंस आएगा और क्वालिटी में डिफरेंस भी आएगा। सो ये हमारी टेंडेंसी कि हम जब कार ठीक कराने जाएंगे ना, हम बोलेंगे यार बढ़िया वाले से कराएंगे, और सर्जरी कराने जाते हैं कि वो लोग पैसे बचा लेते हैं। बस ये इंडिया में एक टेंडेंसी है कि ना हेल्थ पे लोग खर्च नहीं करना चाहते। शॉर्ट टर्म की बात है कि शॉर्ट टर्म में खर्च नहीं करना चाहते, लेकिन ये समझ करना बहुत जरूरी है कि लॉन्ग टर्म में इसका फायदा ये है कि आपका खर्चा कम हो जाएगा। अगर अच्छी क्वालिटी सेंटर में किया, अच्छी क्वालिटी में किया, तो लॉन्ग टर्म पे इसका बहुत बड़ा फायदा है। देखो कई फायदे हैं। एक तो आपको दवाइयां कम देंगे हम, सही क्योंकि हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक नहीं देंगे, आपको पेन मेडिसिन कम देंगे, आपका जो टाइम ड्यूरेशन रिकवरी का वो कम हो गया। सो ये इनडायरेक्ट एडवांटेज है जो हमें समझने पड़ेंगे। और जैसे कि अब कोविड के टाइम में अब लोग ज्यादा अवेयर हो गए अपनी हेल्थ को लेके, सो मॉर्निंग वॉक करना, जैसे मेरे सर्जरी शुरू हो गई है अब, पिछले 1.5 महीने से हमने सर्जरी शुरू कर दी है, तो लोग आ भी नहीं कराने के लिए, और वही लोग आ रहे हैं जिनको ये अवेयरनेस है कि डॉक्टर साहब मैं मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाऊंगा तो मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी। सही बात। चलना है जरूरी, और अब कोविड आ गया तो और जरूरी है, हेल्थ फिट नहीं रखेंगे क्योंकि वॉक करोगे तो इससे कार्डियो एक्सरसाइज, लंग्स भी स्ट्रांग होंगे, है ना? ओवरऑल बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो इम्यूनिटी और उसके चक्कर में अब लोगों को फिर से अवेयरनेस आ गई कि हाँ ये करना पड़ेगा हमको। अरे आपने कोविड की है डॉक्टर जहांगीर, तो ये क्वेश्चन हमारा भी है कि कोविड में बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोविड में जाके क्यों सर्जरी करवानी, बेकार इन्फेक्शन हो जाएगा, अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो वहाँ ऑलरेडी सर्जरी है तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे, तो फिर बेकार में ज्यादा कोई दिक्कत हो गई, कोविड इन्फेक्शन हो गया, उससे जान जा सकती है। तो उसके बारे में कुछ सलाह आप दे सकते हैं? सो देखो सबसे पहली बात तो कि कोविड कहाँ पे है। सो कोविड इज एवरीवेयर, ठीक है। अब कोविड कैच कहाँ से करोगे, जहाँ पे कि आपके और
दूसरे इंसान के बीच में बैरियर ब्रीच होता है। ये सबको पता है कि इधर मास्क लगा हुआ है, इधर मास्क लगा हुआ है, तो बैरियर पूरा है। इधर से मास्क हट गया तो आपका बैरियर 50% कम हो गया, और दोनों नहीं लगा रखा तो कंप्लीटली हट गया। ये सरकार ने, मीडिया ने, व्हाट्सएप पे सबको समझ में आ गया कि मास्क जरूरी है। अब आप जिस किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, बिकॉज एवरी हॉस्पिटल हैज अ प्रोटोकॉल कि एवरीबडी हैज टू वेयर अ मास्क। बिना मास्क के आपको हॉस्पिटल का एक भी एम्प्लॉय नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो और अगर आप बाजार जाओगे तो आपको 50 लोग मिलेंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। सही बात। ठीक है, सो रिस्क कहाँ पे ज्यादा है? बाजार में, मॉल में। आपके घर में अगर होम डिलीवरी भी आ रही है तो वो भी कुछ फोमाइट, मतलब जो कुछ सब्जी या दूध आया तो वो कुछ पार्टिकल लेके आ रहा है आपके घर में, जिसको आप सैनिटाइज करते हो। सही बात। एंड हॉस्पिटल में every time we see a patient, we sanitize our hands. Everybody is wearing the N95 mask, which is the highest quality mask to prevent the spread. So आपको हॉस्पिटल से इन्फेक्शन मिलना की पॉसिबिलिटी जो है 0.001% है। सही। आपको बाजार से इन्फेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सही बात। अब क्योंकि ये इलेक्टिव सर्जरी है, इमरजेंसी तो है नहीं कि भाई आपको फटाफट कर दिया जाके। सो हम आपको पहले ऑप्टिमाइज करेंगे। सपोज आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो आपका एक लेवल पे कंट्रोल रहेगा, तभी हम आपकी सर्जरी करेंगे। द प्री ऑप क्या आप मेजर्स लेंगे? हाँ, कैसे? हाँ। सो व्हेन यू आर इन ऑप्टिमम हेल्थ, है ना, जब आप ऑप्टिमम हेल्थ में होते हो तभी आपकी सर्जरी होगी। अगर आप ऑप्टिमम हेल्थ में नहीं हो तो सर्जरी नहीं होगी। सही। तो जब ऑप्टिमम हेल्थ में हो, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में कंट्रोल सर्जरी होती है, उसके बाद आपका थर्ड डे तो डिस्चार्ज हो जाते हो आप। उसके बाद आपको घर पे प्रिकॉशन लेने हैं। और जो विदाउट इवन ओटी के अंदर भी पेशेंट को मास्क लगा रहता है, पर ओटी जो है वो सबसे सेफ एनवायरनमेंट है, क्योंकि ओटी के अंदर जो भी एयर आ रही है वो एक हेपा फिल्टर होता है, आपको पता होगा। हेपा फिल्टर में जिसमें कि 99.99% वायरस बैक्टीरिया फिल्टर होते हैं, उसके बाद ही वो एयर अंदर आती है। तो उस एयर में तो कोई वायरस बैक्टीरिया है ही नहीं। इसके अलावा जो वार्ड और पोस्ट ऑप में आप जब जाते हो तो आप सबने N95 पहन रखा है, इंक्लूडिंग मी, माय टीम, एवरीबॉडी, एंड पेशेंट ने भी। ठीक है, तो उसमें इन्फेक्शन कैच करने की पॉसिबिलिटी जो है ना मिनिमम है एज कंपेयर टू द मार्केट और आउटसाइड। और हॉस्पिटल में हमने जो है ना एरिया डेजिग्नेट करे हुए हैं। जैसे हमारा एक अलग विंग है जिसमें कि गवर्नमेंट ने बोला कि आपको कोविड पेशेंट रखना है, तो वो सारा वहीं रहता है। उनके लिए सेपरेट एंट्री फ्रॉम द हॉस्पिटल, सेपरेट एग्जिट फ्रॉम द हॉस्पिटल। सो दे आर नॉट गोइंग टू कम इन कांटेक्ट विद द नॉर्मल कॉरिडोर। फिर कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका हमें स्टेटस नहीं पता, इमरजेंसी में आ गए, फ्रैक्चर हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, वो एडमिट होते हैं, तो उनके लिए एक अलग डेजिग्नेटेड एरिया है कि जिनका हमें पता नहीं स्टेटस। फिर वो पेशेंट है, वो विंग है जहाँ पे कि वो पेशेंट है जो इलेक्टिव सर्जरी के लिए आए हैं, जिनका हमें कोविड स्टेटस पता है। हम एडमिशन से पहले कोविड करा लेते हैं कि भाई आप कोविड नेगेटिव हो, तो आप उस एरिया में जाओगे जहाँ पे कि कोविड का एक भी पेशेंट नहीं है, वहाँ सारे के सारे नेगेटिव पेशेंट है, इवन स्टाफ भी नेगेटिव है। सो ये सब प्रिकॉशन के साथ हम चल रहे हैं। और अभी जब से लॉकडाउन खुला है उसके बाद से हम करीब 20 सर्जरी कर चुके हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट की। बहुत अच्छी बात है। They are all going fine. They are now people are getting confidence कि हाँ हमें कोई रिस्क नहीं है ऐसा। ये समझ बहुत जरूरी है और आपने बहुत अच्छे से बताई है। इससे मुझे लगता है कि लोगों को कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि कम्युनिटी में ज्यादा रिस्क है, बेहतर हॉस्पिटल में है, और क्यों डिले करना सर्जरी, जबकि आपने ऑलरेडी बताया है कि डिले सर्जरी करने से उसमें कुछ इतना फायदा नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। ये गोल्ड नी जो आपने दिखाया, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि वो गोल्ड प्लेट नहीं है, वो गोल्ड कवरिंग है। तो उसमें आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या है इन टर्म्स ऑफ फर्दर सेफ्टी, और कितने साल तक ये गोल्ड प्लांट जो है वो चलता है? सो गोल्ड प्लेटेड नी जो सो कॉल्ड कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं गोल्ड प्लेटेड, हम तो पेशेंट आगे बोलते हैं गोल्ड नहीं लगवाना है, वो अलग बात है, उनको बोलते हैं कि गोल्डन कलर है सिर्फ। सो इसकी जो कोटिंग है उसके एडवांटेज है कई। जैसे कि आप देखो कि बेयरिंग में कितना फाइननेस होगा उतना ही वो कम, उतना ज्यादा चलेगा। अगर आप देखो कि जो रेसिंग वाली कार होती है, जो फॉर्मूला 1 कारें हैं, उनके बेयरिंग बहुत हाई एंड के होते हैं।
जो 200 किलोमीटर की स्पीड में चलते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं करते, और एक आप नॉर्मल कार ले लो, एम्बेसडर ले लो, जिसमें कि थोड़ा स्पीड बढ़ा तो वो आवाज करती है। वो जो स्टेबिलिटी है वो प्राइमरीली बेयरिंग की वजह से है। सो आपकी जो जॉइंट का जो बेयरिंग है उसकी कितनी फाइननेस है वो मैटर करती है कि कितना स्मूथ मूवमेंट मिलेगा और कितनी ज्यादा लाइफ मिलेगी। सो जो गोल्ड नी है उसके एडवांटेज क्या है कि वो फाइननेस है, उसमें आपका नॉर्मल मटेरियल के ऊपर जो कोटिंग करी है वो इतना फाइन है माइक्रोन्स में, मिली माइक्रोन्स में रादर, कि आपको उतना ही स्मूथ मूवमेंट मिलेगा, और जितना स्मूथ होगा उतना ही वो कम घिसेगा। कम घिसेगा तो आप, मैं उनको बोलता हूँ जो पेशेंट गोल्ड नी के लिए बोलते हैं कि आपकी लाइफ 30 साल से ऊपर मिलेगी इसको। सो 30 इयर्स प्लस की हम लाइफ देते हैं बिकॉज हमें दो चीजों का कॉन्फिडेंस, एक तो कि बेयरिंग बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस हम नेविगेशन से कर रहे हैं। सो अगर प्रॉपरली अलाइन बैलेंसिंग है, जैसे कि मैंने कार टायर का एग्जांपल दिया था, तो आपको 30 साल की लाइफ आराम से मिलेगी उसमें। आप देखो जो कूली अगर होता है ना प्लेटफॉर्म पे, उसको आप 4 बैग दो तो कहाँ रखता है? पूरे सिर पे रख दो, एक के ऊपर एक, है ना? क्योंकि जो बॉडी का एक्सेस है उस पे लोड अगर ऐसे पड़ेगा तो आप वॉबल नहीं करोगे। सही बात है ना? आप 2 बैग अलग अलग हाथों में ले तो फिर आप ऐसे से करते रहोगे। सही बात। एक और एग्जांपल देता हूँ कि पहले आपने रोड पे होर्डिंग्स देखे होंगे, ऐसे होर्डिंग लगे होते थे, 1-2 पोल और उसके ऊपर एक होर्डिंग लगा होता था, है ना? आजकल क्या होता है, यूनिपोल लगे होते हैं ऐसे। सही बात है ना? यूनिपोल क्यों लगे? क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी को एडवांस कर लिया, हमें पता है कि ये जो पोल है एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, मिलीमीटर भी इधर उधर नहीं होगा। सो सड़क पे जितने भी होर्डिंग लगे होते हैं आजकल यूनिपोल लगे होते हैं, बिकॉज आपने अलाइनमेंट बैलेंसिंग इतना एक्यूरेट कर दिया कि इस पे कोई वॉबल नहीं होगा, कितनी भी हवा आ जाए, चल जाए, कुछ भी हो जाए। अब आप इसको अपने लेग से काउंट करो कि आपका जो घुटना है वो ऐसे हो रखा है ना? बेंड हो गया, आप चलते हो तो ऐसे से चलते हो, है ना? मैंने आपके घुटने को कंप्यूटर से बिल्कुल 0 डिग्री एरर के साथ स्ट्रेट कर दिया, है ना? आपका हिप, नी और एंकल तीनों एक ही लाइन में, तो तीनों एक ही लाइन में होगा तो आप जब इस पे चलोगे तो ये कोई वॉबल नहीं होगा ऐसे ऐसे इधर उधर। जब वॉबल नहीं होगा तो आपका रिकवरी फास्ट होएगा, आपको पेन नहीं होगा, ऐसे ऐसे होने में पेन होएगा। अगर कन्वेंशनल टेक्निक में आप करते हो तो किसी किसी के जॉइंट थोड़े लूज होते हैं तो पेन करते हैं कि दर्द होता है डॉक्टर साहब, वैसे एक्से बिल्कुल ठीक दिखता है लेकिन लिगामेंट प्रॉपर बैलेंस नहीं है। सो ये जो चीज आपको मिलेगी और इसके साथ मिली माइक्रोन की फाइननेस, तो कॉन्फिडेंस हमारा ऑलरेडी 30 पे जाता है उसमें सीधा। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात जो कही है, पोस्ट ऑपरेटिव फेलियर्स के ऊपर आते हैं, क्योंकि आपने जो बात कही वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस हिसाब से कि अगर तो जब तक हमें पता है कि 95-97% सर्जरी सक्सेसफुल रेट है, लेकिन 3 to 5% में सर्जरी जो है वो फेल भी हो सकती है, और इसके कारण कम्युनिटी में कुछ ज़्यादा फियर साइकोसिस है कि भाई सर्जरी काम नहीं करती। तो वो जब सर्जरी काम नहीं करती है तो उसके लिए कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं? जैसे मैंने दिखाया भी था कि जो अगर सर्जरी फेल होती है, जो हमारे केस में वेयर एंड टियर से फेल नहीं होगी, या तो आपको कोई इंजरी हो गई, ठीक है ना, तो आपका नीचे वाली बोन टूट गई या जिस बोन ने सपोर्ट कर रखा है इम्प्लांट का वो टूट गई तो रिवीजन करना पड़ता है। यूजुअली जो हमने रिवीजन कर रहे हैं वो कहीं और ऑपरेट हुए थे, इन्फेक्ट हो गए या प्रॉपरली बैलेंस नहीं है तो पेशेंट चल नहीं पाता है, तब करना पड़ता है। सो रिवीजन पॉसिबल है, रिवीजन पॉसिबल है, और रिवीजन के बाद हम आपको ऑलमोस्ट सेम 20 साल की लाइफ देंगे। लेकिन हमारा जो एम है, जो हम लोग एजुकेट करना चाहते हैं कि आप प्राइमरी सर्जरी अच्छे सेंटर में कराओ जहाँ पे कि कंप्यूटर नेविगेशन यूज होता है, और उससे जो आपको लाइफ मिलेगी वो आपको कॉम्प्लिकेशन आप भूल जाओगे। मतलब मेरी टीम में लोगों को कॉम्प्लिकेशन याद कराने पड़ते हैं कि ये लिखने होते हैं फाइल में, कि जस्ट फॉर इन्यूमरेशन, पढ़ाने के लिए। अदरवाइज हम कॉम्प्लिकेशन देखते नहीं है। इट्स अ स्मूथ प्रोसेस, पेशेंट आता है, नेक्स्ट सर्जरी होती है, नेक्स्ट चलना फिरना शुरू करता है, थेरेपिस्ट बताता है, और
डे 4 पेशेंट खुद ही बोलता है जी आज हमें छुट्टी कर दो। सही बात। एक उससे बड़ी क्या बात चाहिए आपको कि पेशेंट खुद ही मान रहे हैं हम ठीक हो गए घर जाते हैं नहीं, सही बात है। उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर तो बोथ नी रिप्लेस किए गए हैं, ये पार्टिसिपेंट हैं हमारे, उन्होंने क्वेश्चन डाला है कि 2014 में दोनों नी जो है वो रिप्लेस किए गए थे सर गंगाराम हॉस्पिटल में दिल्ली में, और अभी जो है वो फेस कर रहे हैं वॉकिंग, स्पेशली लेफ्ट जॉइंट में, क्योंकि वो लेफ्ट जॉइंट जो है इट हैज शर्प्ड अप ड्यू टू विच इज फीलिंग पेन व्हाइल ही इज वॉकिंग। जब वो चलते हैं तब उनको पेन होता है, तो अब उसमें क्या सजेशन है आपका? सबसे पहला है कि आपने जो आपको पेन हो रहा है, हम पेशेंट को बोलते हैं कि फर्स्ट 2 इयर्स में ईयरली का एक्सरे कराते हैं हम, और उसके बाद एवरी 2 ईयर एक्सरे कराते हैं। रेगुलर फॉलोअप जरूरी है कि आपका डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि क्योंकि उन्होंने सर्जरी करी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर अब आपको 6 साल बाद, क्योंकि 2014 में कराया, 2020 चल रहा है, तो 6 साल बाद प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, 4 साल में फेल हो गया था घुटना क्योंकि प्रॉपरली अलाइन नहीं था। हमको इनका एक्सरे कराना पड़ेगा टू सी की अलाइनमेंट प्रॉपर है या नहीं, और अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं होने की वजह से कहीं इम्प्लांट में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सही बात। लेकिन आप घबराएं नहीं, अगर इम्प्लांट बिल्कुल ठीक है और दूसरे इश्यूज हैं तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। ये सब रेक्टिफाइबल है, करेक्टेबल है, सब ठीक किया जा सकता है। आपको ये नहीं कि आपको जिंदगी भर पेन में रहना पड़ेगा। एक बार आप अपने डॉक्टर से मिलें, और अगर आप दिल्ली एनसीआर में तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं। जैसे आपको ठीक लगे, जैसा आपको उचित लगे, आप उनसे मिलके और उनसे डिस्कस करिए। और अगर आपको लगता है कि वो सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप 2-3 डॉक्टर और से मिलिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं सही जवाब जरूर मिलेगा। सही बात। आपके सेंटर पे अपॉइंटमेंट जरूर मिल जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ, मिल जाएगी। वो हमारा प्रॉपर सेंट्रलाइज अपॉइंटमेंट सिस्टम है, एक डायरेक्ट नंबर है अपॉइंटमेंट का। अगर शेयर करना है तो मैं शेयर कर सकता हूँ लोगों के साथ। हम शेयर कर लेंगे, वो सबको चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा के बाद पक्का हम करेंगे। ये एक और क्वेश्चन था कि ये कार्टिलेज के बारे में आपने बताया कि जो कुशन, जो गद्दी हैं वो घिस जाती हैं, तो उसके बारे में बताइए, ऐसी कोई ट्रीटमेंट अभी तक बनी है कि नहीं कि वापस उसको लाया जाए? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 3 टिश्यू हैं बॉडी में जो नेचुरली रिकवर नहीं करते हैं, जिसमें एक तो नर्वस सिस्टम है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, फिर है हमारा कार्टिलेज, और एक हमारा लिगामेंट। अगर ये कंप्लीटली डैमेज हो गए हैं तो आप इसको रिपेयर, रीजनरेट नहीं कर सकते, बॉडी रीजनरेट नहीं करती है। अब लीवर का एग्जांपल लो, आप लीवर को 70% निकाल दो, फिर से 100% बन जाएगा। इतनी हाई रीजनरेटिंग कैपेसिटी है। न्यूरॉन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट, ये भगवान ने ऐसे बनाए कि ये रीजनरेट नहीं होते। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, पेशेंट लेके आते हैं हमारे पास, व्हाट्सएप में वीडियो आया कि नई टेक्निक आई है, इसमें इंजेक्शन लगाएंगे और बन जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं। अब हमारे पास चैलेंज आता है कि यंग पेशेंट 40s में है, अभी उनको कार्टिलेज डैमेज हो गया है, काफी बड़ा डैमेज हो गया है, तो उस कंडीशन में हम कहीं और से कार्टिलेज लेके उसी की बॉडी की और वहां लगाते हैं। दैट इज द बेस्ट। क्योंकि वो यंग है, अभी उनको ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए। एक जगह पे खड्डा हो गया बड़ा सारा, तो हम कहीं और से, जहाँ पे कि बॉडी वेट नहीं पड़ता है, वहां से कार्टिलेज लेके वहां लगाते हैं। वो बेटर ऑप्शन। सही। ये जो आयुर्वेदा है, जो होम्योपैथी है, हम उनको पुट डाउन नहीं करना चाहते। हम जरूर जानते हैं कि एलोपैथिक जो है वो एविडेंस बेस्ड है, हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। उसमें भी काफी सारे एविडेंस होते होंगे पक्का, लेकिन ये जो ट्रीटमेंट बाकी सारी कम्युनिटी में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है या फेमस है कि भाई आयुर्वेदा ये यूज करो, ये होम्योपैथी यूज करो, तो उससे दर्द कम हो जाएगा, उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस कम हो जाएगा, उससे वो हील हो जाएगा। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, इसमें क्या बताऊं कि इतना ज्यादा हमारा जो लेमैन में ये एक मिथ फैला हुआ है कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट हैं और आयुर्वेदिक कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एलोपैथी के साइड इफेक्ट क्यों है? क्योंकि ये एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट है जिसको कि प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है, जिसकी स्टडी होती है और उसका
एक दवाई बाजार में आने से पहले उसकी 1 साल स्टडी चलती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तब जाके बाजार में आती है टू सी द साइड इफेक्ट्स। लेकिन जो आयुर्वेद वाले हैं उनका कोई स्टडी नहीं है था जो मॉनिटर करे, क्योंकि हमने स्टडी करी, फिर हमारे पे वो एक मॉनिटरिंग बॉडी भी है जो देखती है कि हाँ ये स्टडी प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई। सो एक बेसिक कॉन्फिडेंस वाली बात है कि ये चीज सही है और ये गलत है। उसके बाद एक धारणा बनी हुई है, हमें किसी भी ट्रीटमेंट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप हमारा भी इलाज लो, साथ साथ आपको आयुर्वेद ट्राई करना है वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट आप जो भी मेडिसिन लेते हो, आयुर्वेद, तिब्बती, होम्योपैथ और बहुत सारे हैं, आपको उसका कंटेंट पता होना चाहिए कि इसके अंदर है क्या। क्योंकि बहुत सारे बात मैंने ये देखा है कि लोग जो है ना स्टेरॉइड दे रहे होते हैं, वो चूरन से बना कर देते हैं, एलोपैथी की गोलियां होती है, और उसको पूरा पीस के पाउडर बना देते हैं और लोग खा रहे हैं कि ये तो पाउडर है, इसमें कुछ नहीं है। वो बेसिकली स्टेरॉइड देते हैं, और स्टेरॉइड से क्या होता है कि आपको एक बार पेन रिलीफ मिल जाता है, लेकिन आपकी बोन वीक हो जाती है, मसल वीक हो जाती है और जॉइंट और डैमेज हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ना एलिमेंट्स होते हैं, आर्सेनिक हो गया, ये सब भी उनमें डले होते हैं, जिनके साइड इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे होते हैं। अब मैं आम आदमी क्या बताऊं, मेरी अपनी मदर को जॉइंट में प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा मम्मी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा अभी देख लेते हैं थोड़े दिन। उनको हमारे घर में आके कोई, मेरी एब्सेंस में कोई आया होगा दिन में कि जी आप क्या देखते हो, देखो उनसे दवाई लो और वो पूरे ठीक हो जाओगे आप, वो चल रहे हैं। और वो जबरदस्ती दे गया, दवाई दे गया। मम्मी ने मुझे बोला कि कोई दवाई दे के गया, कहते हैं इससे पूरा ठीक हो जाएगा। मैं इसको टेस्टिंग करते हैं, तो क्योंकि हमारे पास लैब्स हैं, तो हमने चेक किया तो उसमें सिर्फ स्टेरॉइड का पाउडर था। सो इतनी वो लोग अपने आप को, क्योंकि उनका ना जो स्पोक्स पर्सन ऐसे घूमते हैं कि भाई आपको कोई इफेक्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो चेक करने वाला कोई है नहीं। और इतनी उनकी हिम्मत होती है कि वो हमारे घर में भी घुस के पकड़ा के चले जाते हैं। सो ये जो एक धारणा बनी हुई है ना ऐसी, और उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं, और हमारे पॉलिटिशियन से लेके हमारे जो लीडर्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं कि उनको भी लगता है कि एलोपैथी जो है वो ज्यादा डैमेजिंग है, और इस परसेप्शन को चेंज करना बहुत जरूरी है। जितने भी पॉलिटिशियन इस तरह की बातें करते हैं, जब वो बीमार होते हैं ना, पहले वही भागते हैं हॉस्पिटल, है ना, फिर वो अमेरिका जाके इलाज कराते हैं। सो मैं इस डिस्प्यूट में नहीं पढ़ना चाहता कि वो क्यों जाते हैं, बट वी हैव सीन दैट, क्योंकि एजुकेशन लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल ना पॉपुलेशन में हर इंसान का बराबर नहीं है। मासेस में जो डील करते हैं वो कुछ बोल देते हैं और वो चलता रहता है। हमें किसी भी तरह के ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, आप आयुर्वेद लीजिए, होम्योपैथी लीजिए, बट आप जो भी ले रहे हो आपको उसका कंटेंट पता होना चाहिए, क्या खा रहे हो आप। इफ इट वर्क्स फॉर यू, आपको लिए हेल्प करता है, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज उनका एविडेंस नहीं है। अगर वो एविडेंस हो तो बहुत बेटर है। जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा होगा कि बाबा रामदेव ने वो कोरोनल मेडिसिन लॉन्च कर दी कि इससे 100% ठीक हो जाएगा। जिस वायरस को इंसान पिछले 8 महीने में समझ नहीं पाया, उसको उन्हें बिना स्टडी के और हम 25 पेशेंट में ट्राई करके लॉन्च कर दिया। कोई भी एलोपैथी की दवाई कम से कम 15 से 20 हजार लोगों पे टेस्ट हुए बिना नहीं आ सकती बाजार में। ऐसी बात है ये। तो एविडेंस पे काम करते हैं, या सिर्फ बात पे काम करना ठीक नहीं है। ऐसे ये जो स्टेरॉइड इंजेक्शंस जो हैं, जो अल्टरनेट मैनेजमेंट माना जाता है रिप्लेसमेंट का, वो कितने हद तक ठीक है और उसको कितने देर तक चलाया जा सकता है? सो जैसे कि जॉइंट में जब इंजेक्शन लगाते हैं तो प्राइमरली 3 तरह के इंजेक्शन हैं। एक होता है स्टेरॉइड का इंजेक्शन, एक होता है लुब्रिकेंट का इंजेक्शन, और एक होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन। तीनों के तीनों जो ट्रीटमेंट है ये जॉइंट को अंदर से ठीक नहीं करते हैं। पहली बात आपको समझनी होगी, ये आपको सिम्टम्स में रिलीफ देते हैं। अब स्टेरॉइड जो लगता है वो सिम्टम्स में रिलीफ देगा और साथ साथ जो है जॉइंट को खराब भी करता है थोड़ा सा। सो स्टेरॉइड हम तब यूज करते हैं जैसे कि किसी की बहुत एडवांस स्टेज है, सर्जरी के लिए अभी टाइम नहीं है क्योंकि उनके घर में कुछ अर्जेंट काम है या मेडिकली फिट नहीं है,
तो हम स्टेरॉइड लगाते हैं ताकि वो 6 महीने, साल भर या 3 महीने, 2 महीने, जितना भी टाइम निकालेगा निकल जाएगा। फिर एक होता है लुब्रिकेंट का इंजेक्शन, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप उसको बार बार दे सकते हैं, पर ये सिर्फ और सिर्फ स्टेज 1, स्टेज 2 तक ही अच्छा काम करता है। उसके बाद की स्टेज में लगाने का कोई फायदा नहीं होता, महीना 2 महीना निकलता है और फिर से पेन शुरू हो जाता है। सही बात है। तो उसके बाद जो लास्ट है वो है पीआरपी का इंजेक्शन। उसमें आप ही की बॉडी से ब्लड लेते हैं, प्लेटलेट को अलग करते हैं और इंजेक्ट करते हैं। इसका इफेक्ट 6 महीने, साल भर रहता है, पर अगेन ये भी स्टेज 3 तक काम करता है। स्टेज 4 में इनमें से कोई इंजेक्शन काम नहीं करता। स्टेज 4 में स्टेरॉइड लगाते हैं कि टाइम निकालना है, महीना 2 महीना, तो ठीक है, एक बार लगा दिया, बाकी काम नहीं करता। डिसेंसिटाइजेशन जो प्रोसेस जो होती है, कि जो इफेक्ट होती है, साइज इफेक्ट है, वो कम हो जाती है और उसके बाद हो जाता है, काम नहीं करता। तो सही बात है। इसके अलावा एक बस लास्ट क्वेश्चन लेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी टाइम जो है हम ओवरशूट करें। हाँ, तो फिजियो के बारे में एक लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे कि जो ऑपरेशन ये कितनी रिगरस प्रोसेस है, क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है कि बहुत ज्यादा फिजियो करना पड़ता है, बहुत लंबे टाइम तक फिजियो करना पड़ता है, तो इसके बारे में क्या सजेशन है? सो फिजियो को मैं यूजुअली 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक है रेंज को गेन करना और एक है पावर को गेन करना। ठीक है, सो आफ्टर सर्जरी आपको 2 चीजें गेन करनी है, नी का मूवमेंट फिर से आ जाए और नी की पावर पूरी आ जाए। अब ये रूटीन एक्सरसाइज है, आपको नी हमारा एक हिंज जॉइंट है, उसमें एक ही मूवमेंट होता है, मुड़ता है और सीधा होता है, कोई और फैंसी मूवमेंट नहीं है उसमें। ठीक है, और जो मैंने आपको एक्सरसाइज दिखाई थी प्रेजेंटेशन में, घुटना मोड़ना और सीधा करना चेयर पे बैठ के, ये हमारी जो घुटने की मसल को सबसे ज्यादा स्ट्रांग रखता है और ये एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज किसको करनी चाहिए? सबको करनी चाहिए। मैं भी रोज करता हूँ, आप भी रोज करते होगे, बहुत सारे लोग हफ्ते में 5 दिन करते हैं, वो अच्छी बात है। एक्सरसाइज तो पार्ट ऑफ योर लाइफ है। घुटने की सर्जरी के बाद 2 से 3 महीने आप रेगुलर एक्सरसाइज करके अपनी जो मसल वीक हो गई है घुटने की, उनको स्ट्रांग कर लो। उसके बाद जैसे बाकी लोग एक्सरसाइज करते हैं रोज अपना आधा घंटा, वैसे आप भी करो। ऐसा नहीं कि आपको परमानेंटली करनी पड़ेगी, थेरेपिस्ट को बुलाना पड़ेगा, पर सबको एक्सरसाइज करनी चाहिए, सब करते हैं अपनी फिटनेस के लिए। आप वॉक कर सकते हैं, सिर्फ रोज 20-25 मिनट वॉक करिए, वो सफिशिएंट है। साइकिलिंग कर लीजिए, स्विमिंग कर लीजिए, बैठ के एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए। ऑपरेशन के बाद इनिशियली स्ट्रेंथ गेन करने में टाइम लगता है और उसके लिए जरूरी नहीं कि आपको थेरेपिस्ट बुलाना पड़े। हम डिस्चार्ज पे पेशेंट को सब समझा के भेजते हैं कि ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अब हर इंसान का मोटिवेशन लेवल डिफरेंट है। किसी को लगता है कोई आके करा दे तो ठीक है, और हमारे 50% पेशेंट तो खुद ही कर लेते हैं, बिकॉज इतना पेन होता नहीं है उनको। वो कहते हैं हम तो खुद ही कर लेंगे, हमें जरूरत नहीं है। सो जो खुद कर सकता है वो खुद करता रहे, वो सेल्फ मोटिवेटेड है। दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी है, कोई बहुत टाइम नहीं लगता, 15-20 मिनट एक बार में लगते हैं, सुबह और शाम कर लीजिए। 2-3 महीने का रूटीन बनेगा ना, तो खुद को आदत पड़ जाएगी। एक्सरसाइज नहीं करी तो बड़ा अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करो। सो रिहैब जो फिजियो वाला पार्ट है वो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है कंप्यूटर से करने पे, और आप खुद भी कर सकते हो। स्पेशली से कोविड का टाइम है तो लोग बुलाने जाते किसी को, तो हम तो पहले से रिकमेंड नहीं करते थे कि आपको जरूरत नहीं है, आप खुद कर सकते हो। यहाँ भी तो खुद करते हो, आप जब हॉस्पिटल में होते हो खुद कर रहे होते हो। सही है। वही एक्सरसाइज घर पे जाके करनी है, आप खुद भी कर सकते हैं। आप पूरे इंडिपेंडेंट है, वॉक भी करते हो, आप बैठ के एक्सरसाइज भी कर सकते हो, करवट भी ले सकते हो, जैसे मर्जी सोइए, कोई दिक्कत नहीं। तो डॉक्टर जहांगीर, ऑलरेडी हम टाइम क्रॉस कर चुके हैं, 1 और 15 मिनट्स हम कर चुके हैं, हमारा टाइम सिर्फ 1 घंटे का ही था। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स जो हैं वो डिस्क्लोज किए और उसके ऊपर बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। और मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो थे, पेशेंट सेंट्रिक क्वेश्चंस जो थे, उसने आप ऑलरेडी आंसर कर दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा एजुकेशनल सेशन होगा सारे पेशेंट्स के लिए। और जैसे आपने बताया कि अभी लॉकडाउन खुल चुका है, इलेक्टिव सर्जरीज जो हैं वो हो रही हैं, लोग जो हैं प्रेफर कर रहे हैं कि जाएं और अपनी सर्जरी करवाएं। तो ज़रूर ये मैसेज गया होगा कम्युनिटी में। आई होप कि लोग अपना ध्यान रखें और इलेक्टिव सर्जरीज को आगे 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 बढ़ोतरी दें। और फिर हम ये सीरीज जो है चलना है जिंदगी के नाम, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं, पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम जो हैं, वो करते रहेंगे। बहुत बहुत आप देखोगे ना, बचपन में जब खेलते थे ना, वो
बोर्ड गेम, Yeah, लूडो, सांप सीढ़ी, साइड में लिखा होता था चलना ही जिंदगी का नाम है, yeah, yeah, इफ यू रिमेम्बर। yeah, तो ये वहां से लगा कि बचपन से सिखाया जाता है कि चलना ही जिंदगी का नाम है, और फिर भी हम जो है ओल्ड एज जाके भूल जाते हैं कि ये छोड़ देते हैं, जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है सर्जरी करने की या क्यों इलाज कराना है। तो ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि लाइफ इज ऑल अबाउट मूवमेंट। जैसे मूवमेंट बंद हो गया, दुनिया रुक गई है, तो कितना बुरा लग रहा है। सही। तो ये फीलिंग बहुत जरूरी है समझना कि कितना बुरा लगता है, चलना बहुत जरूरी है जिंदगी में, और हैंडीकैप जो है वो नहीं रहना चाहिए। एकदम एकदम सही कहा आपने, चलना ही नाम है जिंदगी। तो फिर इस वेबिनार को हम यही खत्म करते हैं। एक पोल क्वेश्चन होगा सब पार्टिसिपेंट्स के लिए कि कैसा लगा आपको ये वेबिनार, और आप अपना वोट जो है उस पोल क्वेश्चन में दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर जहांगीर, शुक्रिया बहुत, एंड थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो ये वेबिनार हम यही खत्म करते हैं पोल क्वेश्चन। मैं लीव करता हूँ, है ना डॉक्टर अक्षय? या थैंक यू ऑल, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए, और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।